ओके लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की, और अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने कल डिस्कशन किया था कि कुछ एडजस्टमेंट्स भी होते हैं, जिनमें हमने फर्स्ट भी बात की थी रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, देन रिलेटेड टू इनकम। एक्सपेंस से रिलेटेड जो अपने एडजस्टमेंट्स थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट व्हिच आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एंड सेकंड इज प्रीपेड। इनको प्रॉपर वे में विद एग्जांपल विद एंट्रीज मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, प्रीपेड को भी एक्सप्लेन कर दिया। देन इनकम से रिलेटेड ये टू वीडियोस टू एडजस्टमेंट है, जिनमें फर्स्ट एक्रूड इनकम एंड सेकंड इज अर्नड इनकम। हिंदी में कहते हैं उपार्जित और अनुपार्जित। बट इन सबको जैसे मैंने भी कहा प्रॉपर वे में डेफिनेशन एंट्रीज इफेक्ट सबके साथ मैंने प्रॉपर्ली बता दिया है। अब मैं आज एक क्वेश्चन आपके सामने मेंशन करूंगा और उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज करेंगे कि किस तरह से उसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हमें मेंशन करना है, किस तरह से उसको अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट डालना है। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाते हैं, जो आप ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में, पुराने वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं। तो ज्यादा वीडियो नहीं हुए हैं, ज्यादा वीडियोस नहीं हुए हैं। अभी ये 14th वीडियो होगा, आई होप 30 मिनट का एक वीडियो होता है, तो विद 2-3 डेज आप सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारी जो हेडिंग रहेगी वो क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इसमें हमें फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में क्या होगा, किस तरह से कॉलम बनेंगे, आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट कॉलम आपको लिखना होगा ट्रांजैक्शन। फर्स्ट कॉलम आपको बनाना है, उसमें क्या मेंशन करना है, उसमें आपको मेंशन करना है ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के बाद हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट, क्लियर। और उसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है वी कैन डिवाइड इट इन टू पार्ट्स। हम उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और वो टू पार्ट्स कौन कौन से होंगे हम उनकी भी बात करते हैं। तो टू पार्ट्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे हम उनकी भी बात अभी करते हैं। फर्स्ट पार्ट होगा अपना टोटल एसेट्स। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, टोटल एसेट्स। और एसेट्स के भी कॉलम आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया क्या थे। एक तो मेंशन करेंगे कैश का, और कैश के साथ किसका मेंशन करेंगे, कैश, और कैश के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पे बैंक। जो भी कोई लेन देन, जो भी कोई ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में होता है, उससे कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है या फिर हमारे बैंक के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, उसको हम एक ही कॉलम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। देन हम यहाँ पर लाइन फिर से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट जो हम कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे स्टॉक। स्टॉक मींस अपने शॉप पे जो गुड्स होता है, जो अनसोल्ड है, जो सेल नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन से हमारे स्टॉक पे, हमारे जो शॉप पे गुड्स पड़ा है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ट्रांजैक्शन से हमें लेन देन से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, हमें बढ़ रहा है, या फिर वो कम हो रहा है। यदि ऐसा कोई इफेक्ट है, गुड्स पे कोई इफेक्ट है, माल पे कोई इफेक्ट है, तो इस कॉलम को इफेक्ट करेगा। कैश भी हमारे एसेट्स है, बैंक भी हमारे एसेट्स है, स्टॉक भी हमारे एसेट्स है। तो मैं बात ही अभी टोटल एसेट्स की कर रहा हूं, इसलिए कॉलम में जितने भी मेंशन कर रहा हूं वो एसेट्स की ही कर रहा हूं। देन हम बात करते हैं डेटर्स की। देन हम इसकी बात करें डेटर्स की। डेटर कौन होता है, देनदार। हिंदी में क्या कहते हैं, देनदार। बट वैसे क्या बोलेंगे कि ऐसा कोई कस्टमर जिसको हमारे बिजनेस में क्रेडिट गुड सेल किया है, मतलब उधार माल बेचा है, ऐसा कोई भी कस्टमर जिसको हमारे बिजनेस में उधार माल बेचा है, क्रेडिट गुड सेल किया है, वो पर्सन ही कौन है, डेटर। तो हमें उससे अमाउंट लेना है, वो हमसे नहीं ले रहा है, हमें उससे लेना है, हम उसको मांगते हैं, तो वो हमारी एसेट्स है। यदि कोई चीज हमारी है, हमें किसी से लेना है तो एसेट्स है, हमारी नहीं है, किसी और की है, हमें देना है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है। और डेटर के साथ हम लोग बनाएंगे आपके इसके साथ डीआर।
क्या बनाएंगे, वी आर बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं बिल्स रिसीवेबल, डेटर ही है, बिल्स रिसीवेबल और डेटर में कोई डिफरेंस नहीं है, मार्केट से डिफरेंस है। डेटर ओनली फेथ बेसिस पे है, कस्टमर ने कहा कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको बाद में दूंगा, तो नहीं, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, हम ओनली फेथ पे, हम ओनली विश्वास के आधार पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं रहे, हम विश्वास नहीं कर सकते, हम फेथ नहीं कर सकते, आप हमें रिटर्न में लिख के दीजिए, राइटिंग में लिख के दीजिए कि आप हमें इस डेट को अमाउंट दोगे, तो राइटिंग में यदि कस्टमर लिखने के लिए देने के लिए रेडी है, तैयार है, जिस पेपर पे जिस डॉक्यूमेंट्स को लिख के देगा वो हमारे लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल होगा, क्यों, उस बिल के थ्रू हम रिसीव करेंगे। देन मैं यहां बात करूंगा फिक्स्ड एसेट्स की, इसकी बात कर रहा हूं फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे बिजनेस ने जब परचेज की थी तो सेल करना उसका माइंड में नहीं था, वो इस पर्पज से परचेज करके लाए कि इसको हम अपने बिजनेस में यूज करेंगे। तो कोई भी आइटम जो हम अपने बिजनेस के यूज के लिए परचेज करते हैं वो एसेट्स होती है, और कोई भी आइटम जो हम सेल करने के पर्पज से परचेज करते हैं, जैसे मैंने कहा था पहले एग्जांपल दिया था कि मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मैं पेन कॉपी नोटबुक परचेज कर रहा हूँ, क्यों परचेज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सेल करना है, तो सेल मेरा एम है, बेचना मेरा उद्देश्य है, और मैं इस सेम एम से कोई भी गुड्स परचेज करता हूँ तो वो मेरे लिए क्या होगा, गुड्स होगा। बट मैंने परचेज इसलिए किया, हमारे बिजनेस ने परचेज इसलिए किया क्योंकि वो उसको यूज करने के पर्पज से परचेज कर रहा है, तो उसके लिए एसेट्स रहेगी। लाइक हमारे बिजनेस में जो फैन लगा होता है, एसी लगा होता है, काउंटर लगा होता है, वेट मशीन लगी होती है, कोई मशीनरी लगी होती है, ये सब क्या है, ये सब एसेट्स है। क्यों, ये बेचने के लिए नहीं, यूज करने के लिए हमने परचेज किए, तो सारे एसेट्स होते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर, फैन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इन फोर के बाद हम अगला कॉलम मेंटेन करेंगे अदर। कौन सा मेंटेन करेंगे हम लोग, अदर, मतलब इन फोर एसेट्स के अलावा जो एसेट्स के फोर कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं, अदर देन फोर कॉलम और भी कोई एसेट्स के इफेक्ट आ रहा है तो हम उसको यहां लिख लेंगे। अब आपको सर आप ही कहोगे, आप ये सोचोगे कि सर उसके लिए कॉलम क्यों नहीं बना रहे हैं, तो जैसे क्या है, हमारे पेज की साइज इतनी ज्यादा नहीं होती है कि हम हर एसेट्स के लिए सेपरेट सेपरेट कॉलम बनाएं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी लायबिलिटीज भी तो रिमेनिंग है, इसलिए पहले से क्या करते हैं, पेज को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दिया इक्वल, इधर टोटल एसेट्स की ना, तो उधर क्या आ जाएगा, टोटल लायबिलिटीज, और इस लायबिलिटीज के भी हम पार्ट्स करेंगे, और उन पार्ट्स में सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल, सबसे पहले क्या स्पेलिंग बनाओगे, कैपिटल यूज करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, कैपिटल के बाद हम यहाँ यूज करेंगे क्रेडिटर, और इसको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे लास्ट में आएंगे अदर लायबिलिटी, अदर। आपको लगता है कि मेरे कोई बहुत बड़ी है, मैं बना सकता हूँ, तो आप एक दो कॉलम आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है आपका अकाउंटिंग सिस्टम का एक प्रॉपर फॉर्मेट, और इसी फॉर्मेट में हम सभी अकाउंटिंग क्वेश्चन को शो करेंगे। अब कौन कौन से ट्रांजैक्शन को इसमें शो करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्टेड ऑफ रुपीज 4 लाख, बिजनेस स्टार्ट किया 4 लाख रुपीज से, बिजनेस स्टार्ट किया कितने से, 4 लाख रुपीज से। देन मैं यूज कर रहा हूं गुड्स परचेज फ्रॉम
राम, और परचेज किया मैंने 2 लाख रुपए से। देन गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड किया मैंने 1 लाख रुपए से। और अगेन विल कम गुड्स परचेज, this time amount 50,000 is here. Then rent paid 10,000. Furniture purchased 20,000 rupees 500 डाल देते हैं। आउट स्टैंडिंग सैलरी 1,000। देन यूज करता हूं मैं लोन टेकन, अमाउंट यूज कर रहा हूं 30,000। 9 नंबर पे कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड में यूज कर रहा हूं मैं 4,000। एंड लास्ट एक ट्रांजैक्शन और हम यूज कर लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू राघव, गुड्स सोल्ड टू राघव, और राघव गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 20,000 रुपीज। ये आपके सामने 10 ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमें इफेक्ट बताना है, किस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन में इनका इफेक्ट आएगा। पर मेन जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है वो आप समझिए। मेन अकाउंटिंग इक्वेशन है टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज। बिजनेस ये कहता है किसी भी बिजनेस में जितनी भी एसेट्स होंगी उतना ही अमाउंट उसकी लायबिलिटीज का भी होगा। ठीक है, एसेट्स मींस प्रॉपर्टी, कि जितनी उसकी प्रॉपर्टी होगी उतनी उसकी ड्यूटीज भी होगी। लायबिलिटीज मींस क्या हुआ, ड्यूटी। ठीक है, अब वन बाय वन इन ट्रांजैक्शंस को हम अपने इस अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर चेक करेंगे कैसे इनको हमें इसके अंदर शो करना है। फर्स्ट हम यहाँ लिखते हैं बिजनेस स्टार्टिंग। हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया 4 लाख रुपीस बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिए, 4 लाख रुपीस बिजनेसमैन ने बिजनेस को दिए। तो इससे हमारे बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिजनेस के पास तो कुछ नहीं था, बिजनेसमैन ने आई मीन बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को अमाउंट दिया है, बिजनेस स्टार्ट किया प्लस अमाउंट दिया। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमें हमारे बिजनेस को कुछ देना होता है, और मैंने कहा था बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस अलग होता है। देयर आर सेपरेट एंटिटी, होता है सेपरेट एंटिटी, दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। और अकाउंटिंग जो की जाती है वो इन द बुक्स ऑफ बिजनेस होती है। तो बिजनेस को किसने स्टार्ट किया? बिजनेसमैन ने। बातों में स्टार्ट नहीं हो सकता, अमाउंट देना पड़ेगा। और बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एवरीथिंग एनीथिंग जो भी देता है वो सारी ऑलवेज कैपिटल की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले कैश किसके पास था? ओनर के पास था, उसने हमें दे दिया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हमें हमारे बिजनेस को दे दिया। तो हमारे बिजनेस का जो कैश बैलेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, कैश प्लस हो गया। इसका हम यहाँ लिखेंगे 4 लाख रुपीस। कितना अमाउंट यूज करेंगे? 4 लाख रुपीस यहाँ पे यूज करेंगे। इस ट्रांजैक्शन का टॉप पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। पर मैंने कहा था कि बिजनेस का ओनर बिजनेस को कुछ भी देता है, कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है, तो वो क्या होता है, वो हमारे लिए कैपिटल होती है, पूंजी होती है। इट मींस इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारे कैपिटल के ऊपर भी आया है, और हमारी कैपिटल भी 4 लाख रुपीस से इंक्रीज
हो गई है। देन हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकंड ट्रांजैक्शन, एंड सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम से गुड्स परचेज किया, तो राम से गुड्स परचेज किया, और हमारे बिजनेस में या तो कुछ भी स्टॉक पहले से था, माल था ही नहीं, अब हमने राम से गुड्स परचेज किया है, तो हमारी जो शॉप है उस पे जो स्टॉक है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। पहले न्यू शॉप है, पहले कुछ भी नहीं था, परचेज किया तो स्टॉक बढ़ गया, अपना माल बढ़ गया, और पहले से बिजनेस था, इसका मतलब क्या है, पहले जो गुड्स था वो तो है, अभी न्यू गुड्स और आ गया है, तो अपना स्टॉक क्या हो गया, और इंक्रीज हो गया। तो जब भी गुड्स हम परचेज करें या गुड्स को हम सेल करें, उसका सीधा इफेक्ट स्टॉक पे आता है। जब भी हम गुड्स परचेज करें या गुड्स सेल करें, उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आता है, स्टॉक पे आता है। परचेज करने से हमारा स्टॉक है वो बढ़ जाता है, और सेल करते हैं तो अपना स्टॉक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे इफेक्ट तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, देखिए आप उससे कुछ परचेज कर रहे हैं तो कैश पे तो इफेक्ट आना ही चाहिए ना। फ्री में कौन कुछ देता है, कोई नहीं देता, आपका कहना सही है, लेकिन देखिए मैंने पहले बताया था, यहाँ पे देखिए मैंने किससे परचेज किया, उसका नेम गिवन है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, राम का नाम मैंने दे दिया। तो याद रखना, जब किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन का नेम दिया गया हो, हम कुछ परचेज कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, बट किसी पर्सन का नेम गिवन है, तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, उधार का ट्रांजैक्शन होता है। नाम देने का मतलब क्या है, आप मेरे शॉप पे आए, मैं आपका नाम क्यों पूछूंगा, क्योंकि आपने उधार खरीदा होगा, आप कैश में लेके जाओगे तो आपके नाम से मुझे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, उधार के लेने में आपको नाम दिया जाएगा, बाकी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं कि वो कैश में है या नहीं है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कैश में है या नहीं है, नकद है या नहीं है, लेकिन किसी पर्सन का नेम गिवन है, तो वो ट्रांजैक्शन ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन आई मीन उधार के लेने का कभी भी कैश में कोई इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। स्टॉक पे आएगा, पहले स्टॉक 0 था, अब बनने का और आ गया, तो हमारा स्टॉक कितने से इंक्रीज हो गया है, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया 1 रुपये से। इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसमें कैपिटल इफेक्ट नहीं हो रही है, यहाँ पे इसके साथ में देख सकते हैं। अब हमने माल उधार खरीदा, नकद तो खरीदा नहीं, इसका मतलब क्या है कि अभी तक हमने पैसे नहीं दिए, माल तो ले लिया, पैसे नहीं दिए हैं। तो जब इस केस में हम बात करें इफेक्ट की, तो क्या होगा, जिस किसी भी पर्सन से, इंस्टीट्यूशन से हम गुड्स परचेज करते हैं, जिस किसी भी पर्सन से या जिस किसी भी इंस्टीट्यूट से हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट बेस पे, तो उस पर्सन को, उस इंस्टीट्यूशन को हम कहते हैं क्रेडिटर, मतलब लेनदार। कि अब हमारे में भी लोग मांगने लगे हैं, पहले नहीं मांगते थे क्योंकि पहले हमने उनको डील ही नहीं की, अब हम उनसे क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, अब हमने उनसे उधार कर दिया है, तो अब देना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी बन गई है। इस ट्रांजैक्शन में इफेक्ट क्या हो गया, क्रेडिट इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे कितना अमाउंट इफेक्ट होगा, 1 लाख रुपीस यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा। अब टोटल ट्रांजैक्शन कितने हो गए, 1 और 2। फर्स्ट में तो हमने कुछ नहीं किया, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने कुछ भी नहीं किया, और जब मोर देन 1 ट्रांजैक्शन हो जाता है तब हमें काम करना होता है, हमें बिल्कुल नियरेस्ट यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ठीक है, और उस लाइन के साथ हमें क्या करना है, मैं बताता हूँ, इस कॉलम को लिखना पड़ता है हमें न्यू इक्वेशन, इस कॉलम में क्या लिखना होता है हमें, न्यू इक्वेशन, और न्यू इक्वेशन का मतलब क्या है, इनका कंक्लूजन, कि फाइनली बताओ कि 2 इक्वेशन के बाद क्या पोजीशन है हमारे बिजनेस की, एक ही ट्रांजैक्शन हुआ तो सीधा इसी ट्रांजैक्शन से हमें पोजीशन पता लग जाएगी, बट अब जैसे जैसे हम आगे ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते जाएंगे, हमारे इक्वेशन का मतलब ये होगा कि हमें और इफेक्ट बताना है। पहले से पढ़ लेते, सेकंड ट्रांजैक्शन में कोई कैश इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी हमारे पास कितना अमाउंट है, पहले 0 था स्टॉक में, अब लिखा गया तो कितना आ गया, बोलने की हो गया, पहले भी 0, अभी भी 0, 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पहले 4 था अभी 0 है, 4 लेकर 0 को आप प्लस करोगे 4 रहेगा, यहाँ पे 1 लाख रुपीस आएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। न्यू इक्वेशन के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
इक्वेशन नंबर 3 क्या है? गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, माल बेच दिया, नाम नहीं दिया वन, नाम नहीं दिया वन, डायरेक्ट का माल बेच दिया, तो नाम ही नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन कैश में होगा, नाम नहीं पता, नाम नहीं दिया हुआ, वो ट्रांजैक्शन कैश में होगा, इसका मतलब हमने माल बेचा है, बेचा तो पैसे मिले हैं, कितने पैसे मिले हैं? 50,000 रुपए। तो हमारे पास जो कैश 4 लाख रुपए था वो 4 लाख नहीं रहेगा, क्योंकि हमने और माल बेच दिया है। अब हमारा जो कैश है वो 4 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? वो बढ़ जाएगा 50,000 रुपए। अब बेचा है ना माल, तो बेचने से क्या हुआ? कैश तो बढ़ जाएगा और स्टॉक तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि सेल किस में से करेंगे? स्टॉक में से ही तो सेल करेंगे। यहाँ पर -50,000 हो जाएगा, हमारा स्टॉक 50,000 से कम हो जाएगा और किसी भी ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, किसी भी और एसेट्स लायबिलिटीज के इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं होगा। तो ड्रॉ कर देंगे और अगेन अब हम क्या करेंगे? आफ्टर एवरी इक्वेशन अब हमें लिखना होगा न्यू इक्वेशन, ठीक है। अब हर इक्वेशन के बाद हमें क्या करना है? हर ट्रांजैक्शन के बाद करना क्या है? हमें लिखना है न्यू इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट की बात मैं करता हूं, नंबर 4 की बात मैं करता हूं। तो नंबर 4 में क्या है? वहां पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज्ड। इस बार नाम नहीं, इसका मतलब माल हमने कैसे खरीदा है? गुड्स कैसे परचेज किया है? कैश में परचेज किया है। कैसे परचेज किया है? गुड्स हमने कैश में परचेज किया है। कैश में परचेज किया है, नकद माल आप खरीदने जा रहे हो, तो क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ये होगा कि आपके पास पैसे आएंगे नहीं, बल्कि पैसे चले जाएंगे, अमाउंट कम हो जाएगा। कितना अमाउंट कम हो जाएगा? तो यहाँ कितने का गुड्स परचेज किया? हमने गुड्स परचेज किया है, मिस्टेक हमने कर दिया, आई थिंक सेल हमने वाले किसी किया था, और इसको भी ओरल डिफरेंस लिख दें। 4 लाख का था, 1 लाख और आ गया, ये 5 लाख रुपए हो गए, ये 2 लाख रुपए हो गए, सॉरी। अब स्टॉक हमारे पास क्या बचा? यहाँ भी 2 लाख रुपए का स्टॉक था, जितना होगा उतना लिखना है। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट कर दिया, सॉरी इसलिए 2 लाख का था, तो 2 के वो गए, 2 में से 1 का हमने सेव कर दिया, 2 में से 1 का हमने कुछ सेव कर दिया, तो 1 लाख रुपए का स्टॉक हमारे पास से कम हो गया। अब हमारे पास स्टॉक कितना बचा हुआ है? 1 ही बचा हुआ है। 2 में से 1 जाएंगे तो 1 ही बचेगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 4 लाख ही है, यहाँ पे 2 लाख है, 0। साथ में आप चेक भी करते जाना, 5 और 6, इधर भी 6 है, हमें टोटल एसेट 6 है, तो टोटल एसेट्स भी कितनी होनी चाहिए? 6 ही होनी चाहिए, क्योंकि रूल्स क्या है? टोटल एसेट्स किसके इक्वल होनी चाहिए? टोटल एसेट्स के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अभी सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लिखिए ट्रांजैक्शन का अमाउंट को हमने ऊपर रिकॉर्ड कर दिया है, ओके। गुड्स परचेज, अब हमने गुड्स परचेज कितने किया है? 50,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, तो 50,000 रुपए हमारे पास से कम हो जाएंगे और गुड्स 50,000 से इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। इस बार इफेक्ट क्यों नहीं आया? पहले तो परचेज के अंदर इफेक्ट आया था, फिर नाम दिया हुआ था, उधार था, उधार में क्रेडिटर इफेक्ट होते हैं, कैश में कैश इफेक्ट नहीं होते हैं। अब वापस से क्या करना है? न्यू इक्वेशन, वापस से क्या करना है? न्यू इक्वेशन बनाना है। तो 5 लाख पहले से 50,000 चले गए, तो हमारे पास कितना अमाउंट रिमेनिंग है? अब 450 रिमेनिंग है। बनने का स्टॉक पहले से बड़ा था, 50,000 परचेज कर दिया, तो स्टॉक क्या बनने के 50,000 रुपीज। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये 4 लाख ही रहेगा और ये 2 लाख रुपीज ही रहेगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव प्लस 56 होता है, उधर भी 6 ही है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, अभी 5th की ओर चलते हैं। 5th में क्या मेंशन है? रेंट पेड।
रेंट पेड किराया चुका दिया, तो किराया चुकाएंगे, रेंट पे करेंगे, इसका डायरेक्टली इफेक्ट किस पे आएगा? जब हम कोई एक्सपेंस करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, तो हमारा जो कैश है वो जितना कैश था उतना नहीं रहता बल्कि कम हो जाता है। हम रेंट कितना देके 10,000 रुपए, तो हमारा जो कैश बैलेंस था वो 10,000 रुपीज से कम हो जाएगा। अब रेंट क्या है? माल नहीं, हम कोई किराया चुका के आ रहे हो, माल थोड़ा है, खर्चा है, एक्सपेंस है। याद रखना किसी भी एक्सपेंस का, किसी भी इनकम का इफेक्ट किस पे होगा? कैपिटल पे होगा। किस पे होगा? किसी भी एक्सपेंस का इफेक्ट हो या किसी भी इनकम का इफेक्ट हो वो ऑलवेज कैपिटल पे होगा। एक्सपेंस यदि आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो गया है, तो हमारे कैपिटल को कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और इफेक्ट इनकम पे है तो इनकम हमारे कैपिटल को क्या करेगी? इंक्रीज कर देगी। एक्सपेंस कैपिटल को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, और इनकम जो है उसको इंक्रीज कर देगी। तो आई होप ये बात भी आपके समझ में आ गई है। आगे कोई आपको डाउट आई होप नहीं होना चाहिए। आगे बात हम करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहाँ क्या होगा? 0 0 0 कैपिटल पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैंने कहा था खर्चा एक्सपेंसेस कैपिटल को रिड्यूस करता है। इसका मतलब हमारी कैपिटल 10,000 रुपीज से कम हो जाएगी, इसलिए माइनस करना है। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। फिर से हम यहाँ पे नजदीक से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया? 4,40,000 कैश रह गया। गुड्स पे ट्रांजैक्शन में कोई इफेक्ट आया नहीं था। 0 0 0 यहाँ पे अब हमारी कैपिटल रह गया 3,90,000, ये रह गया 2 लाख रुपीस, यहाँ पर भी 0। चलते हैं, इसका नाम क्या देंगे? न्यू इक्वेशन। नंबर 6 पे हम आते हैं, और नंबर 6 में क्या है इसकी भी बात हम कर लेते हैं। तो नंबर 6 में है हमारे पास फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर माल भी नहीं है, क्योंकि फर्नीचर हम अपने शॉप में खरीदते हैं। जनरली क्या मानेंगे कि हम सिंपली तो डिपार्टमेंट स्टोर या नॉर्मल स्टोर खोल के बैठे हैं, हम फर्नीचर या असेट्स के शॉप नहीं है। ठीक है, फर्नीचर में हमारी दुकान का जो काउंटर हुआ या जिसमें सामान रखते हैं वो हुआ, अलमारी होगी, जो बेचने के लिए नहीं यूज करने के लिए परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर गुड्स कब होगा? जब हेडिंग में आएगी कि ये पर्सन है तो फर्नीचर का बिजनेस करता है, तब हम फर्नीचर को एसेट्स मानेंगे। बट नहीं बताया, कोई बड़ी चीज है और उनके नहीं बताया कि वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है या गुड्स है, क्या है, तो हम क्या मानेंगे कि वो एसेट्स है। फर्नीचर परचेज किया तो अपना अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? फर्नीचर फर्नीचर परचेज। अब फर्नीचर परचेज करेंगे, कैश तो आ नहीं सकता, कैश तो जाएगा ही जाएगा। कितने से कैश जाएगा? 20,000 रुपीज से आपका कैश कम हो जाएगा। 20,000 रुपीज से आपका कैश कम हो जाएगा, इसलिए हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसकी कोई इफेक्ट नहीं है, इसकी इफेक्ट नहीं है, इसकी इफेक्ट नहीं है। पहले से कोई फिक्स्ड एसेट नहीं थी, कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, अब हमारे एसेट्स है। ठीक है, तो हमारा जो एसेट्स बढ़ जाएगी 20,000 रुपीज से। यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। याद रखना फर्नीचर एक्सपेंस नहीं होता है, एसेट्स होती है। फिर से हम इसको यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ बनाएंगे न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे? न्यू इक्वेशन बनाएंगे। तो कितना का 420 का बैलेंस रहेगा हमारे पास, स्टॉक उतना ही है 150 का 0। अब हमारे पास फिर एसेट्स की 20,000 रुपीस की हो गई 0। कैपिटल हमारे पास 3,90 की रह गई, यहाँ पे 2 लाख रुपीस का ही है, यहाँ पे 0। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर, आई मीन नेक्स्ट नंबर 7, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब इसका मीनिंग तो बताया था मैंने। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या होता है कि कोई वर्कर हमारे यहाँ काम करने के लिए आया और हमने कहा कि भैया हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे। ईयर कंप्लीट हो गया, साल कंप्लीट हो गया, और जितना अमाउंट पे करना था हमने उसको उतना नहीं, कुछ कम दिया। ये मना नहीं किया नहीं देंगे, देंगे, बट अभी हमने कहा भाई इतना ही है, बाकी पैसा हम आपको नेक्स्ट ईयर में दे देंगे। तो
तो खर्चा बाकी है ना, अभी दिया नहीं ना आप लोगों ने, तो जब कोई खर्चा बाकी होता है जिसका हम पेमेंट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस जो बाकी है जिसका हमने पेमेंट नहीं किया है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इसका एक तो इफेक्ट किस पे है, एक्सपेंस पे है। क्यों, और खर्चा करेंगे तो एक्सपेंस तो बढ़ गया ना, और मैंने कहा था एक्सपेंस बढ़ेगा तो किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल को। इसका मतलब कितना इफेक्ट आएगा, 1000 रुपीज से हमारे कैपिटल कम हो जाएंगे। ठीक है, अब पेमेंट तो किया नहीं ना, करेंगे बाद में करेंगे, तो क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी हमारी और बढ़ गई, एक एक्स्ट्रा लायबिलिटीज हमारी और बढ़ गई, जिम्मेदारी और बढ़ गई, डेट बढ़ गया ना। लेकिन हमने कैपिटल लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग के नाम से तो कोई लायबिलिटीज का कॉलम ही नहीं बनाया, तो इस तरह हम इसको कहां लेके जाएंगे, अदर में लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे, अदर में हम इसको मेंशन करेंगे। यहां भी नहीं आएगा, अदर में क्या करेंगे, लायबिलिटीज हमारी 1000 से इंक्रीज हो गई, पहले नहीं मांगता था अब देना पड़ेगा। इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए अब यहाँ क्या होगा, फिर से हम लाइन को ग्रो कर देंगे यहाँ पर, और फिर से बनाएंगे न्यू इक्वेशन। क्या बनाएंगे, हम फिर से बनाएंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, और न्यू इक्वेशन में ओवरऑल फिर 420 का था, इस इक्वेशन से पहले 420 का था, तो अभी भी कितने का रहेगा, 420 ही रहेगा। 150 का था, ये रहेगा, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ 2 लाख रुपये ही है, 0 है, यहाँ देखिए कितना है, 389, यहाँ 2 लाख, और यहाँ पर 1000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट है लोन टेकन। लोन टेकन, लोन लिया है, हम लोन लेते हैं तो हमारा कैश बढ़ जाएगा, लोन लेंगे तो कैश तो आएंगे ना, तो कैश हमारा बढ़ जाएगा, तो इफेक्ट किस पे आएगा, कैश पे आएगा। कितना कैश हमारे पास आ जाएगा, 30,000 रुपए, अगर 30,000 रुपीज का हमारे पास अमाउंट आ जाएगा। पर लोन लिया है तो एक लायबिलिटीज भी होगी ना, कि जब तक लोन नहीं लिया था कोई भी पर्सन हमारे में पैसे नहीं मांगता था, बट अब लोन ले लिया है तो हमारे में पैसे भी मांगने लगे, हमारी ड्यूटी बढ़ गई है, तो लोन का कॉलम भी नहीं बनाया, तो इसको भी कहाँ लेके चले जाते हैं, इसको भी हम अदर में लेके चले जाते हैं। लोन कितने का लिया, 30,000 रुपीज का लिया। इस ट्रांजैक्शन का इस पे इफेक्ट नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे इफेक्ट नहीं है। फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ बनाते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बनाते हैं, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन करेंगे तो शेयर 420 तो पहले से था, 30 और आ गए, अमाउंट हो गया 450, ये 150 रहेगा, 0 रहेगा, 2 लाख रहेगा, 0, 3, 39, 20, सॉरी 2 लाख, और ये हो गया अपना 31,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन और लेते हैं कमीशन रिसीव्ड, और क्योंकि ज्यादा बचाव नहीं है आपको वैसे डायरेक्ट बता दूंगा, टाइम हमारे पास बहुत कम है, फिर भी चलो ट्राई करते हैं। 9 कमीशन रिसीव, कमीशन रिसीव किया, कोई रिसीव करते तो इनकम आएगी, पेमेंट करते तो पैसे आएंगे, तो कमीशन रिसीव से हमारा कैश का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितने से प्लस हो जाएगा, 40,000 रुपीज कमीशन का मिल रहा है, 40,000 रुपए से हमारे पास कैश बढ़ जाएगा। और कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो गई, माल नहीं बेच रहे, ऐसे इनकम आ रही है तो वो इनकम ऑलवेज, जैसे मैंने कहा था, एक्सपेंस कैपिटल इफेक्ट करेगा, इनकम भी कैपिटल इफेक्ट करेगी। इसका मतलब इससे क्या होगा, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 40,000 रुपए से। इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे भी और इस पे भी नहीं आएगा कोई इफेक्ट। आगे चलते हैं, तो 450 पहले से गए, अब हमारे पास 490 हो जाएंगे, 150 ही रहेगा, 0 ही रहेगा, ये 2 लाख रुपीस ही रहेगा, 0 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 9000, और ये 2 और 4, ये 2 लाख ही रहेगा, 31,000 ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें, इसको हम क्या कहेंगे,
न्यू इक्वेशन। और 10 नंबर पे आता है जो कि लास्ट है, गुड्स सोल्ड टू राघव। राघव को हमने गुड्स सेल किया, माल बेचा है, ठीक है। माल बेचने के नाम दे दिया, इस बार नाम दे दिया ना, नाम दिया मतलब राघव को माल बेचा, नकद नहीं बेचा है, नाम दे दिया मतलब उधार बेचा है, तो कैश इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन माल तो कम होगा ना, इस पे तो इफेक्ट नहीं आया, और माल कितने का कम हो जाएगा, 20 का गुड्स कम हो जाएगा क्योंकि सेल कर दिया है। अब राघव बोल रहे हैं उधार माल जिसको बेचते वो कौन होता है, डेटर। पहले तो किसी व्यक्ति में नहीं मांगते थे, अब मांगने लग गए हैं क्योंकि उधार माल हमने बेच दिए, तो हमारे डेटर्स बढ़ गए, जिनमें हम मांगते हैं वो बढ़ गए हैं, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट आएगा 20,000 रुपीज का। बाकी इसमें कहीं भी कोई भी इफेक्ट नहीं है, और इसको भी हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 490 रह गया, ये हमारे पास 130 रह गया, ये 20 ही रह गया, आई मीन हाँ 20,000, ये 2 लाख ही रह गया, कोई चेंज हुआ नहीं इसमें, इसमें 0 रह गया, यहाँ पे 429, 2 लाख रुपीस और 31। अब देखिए, अब हमारे पास तो कोई इक्वेशन बचा ही नहीं, 10 के 10 ही कंप्लीट कर दिए, तो अब इसको हम न्यू इक्वेशन नहीं चाहिए। जब ट्रांजैक्शन और भी हमारे पास बचा हुआ है तब तो हम न्यू इक्वेशन कह सकते हैं, बट ट्रांजैक्शन सारे ही कंप्लीट हो गए, तो अब हम इसको न्यू इक्वेशन नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, तो हम इसको कहेंगे फाइनल इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको, फाइनल। लास्ट में तो बचेगा जब ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाएंगे तो उसको कहेंगे फाइनल इक्वेशन। बस ये आपका टॉपिक है, इस तरह से आपको करना है जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन की बात आएगी। एग्जाम में एक साथ इतने सारे नहीं पूछे जाएंगे, एग्जाम में एक साथ इतने सारे नहीं पूछे जाएंगे, ये तो दिया जाएगा, पर प्रैक्टिस के लिए हमने इतनी सारी जो प्रैक्टिस होती है, इतने सारे टॉपिक एक साथ लिए हैं, तो इनका आप ध्यान रखना, प्रॉपर वे में आप उनको समझना, प्रॉपर समझ में नहीं आया तो पूछना, ठीक है।